मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर वेरियस सोर्सेज ऑफ फिनेंस का, यानी कि विभिन्न वित्तीय साधनों की पूंजी की लागत। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशंस, उसकी फीचर्स और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे कंपनी अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट करती है। जब कंपनी अपनी या कोई इंस्टीट्यूट अपने कैपिटल का अरेंजमेंट करती है, पूंजी लेती है, तो वो उन सोर्सेज की क्या पता लगाती हैं, कॉस्ट। ठीक है, तो उसकी लागत का पता लगाती हैं। जो कंपनी के लिए सस्ता होगा, कंपनी उसी सोर्सेज से अपने फाइनेंस का अरेंजमेंट करती है। तो चलिए, कितने पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज अ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यानी कि ऋण पूंजी की लागत। सेकंड है आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकारी अंश पूंजी की लागत। थर्ड है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी समता पूंजी की लागत। और फोर्थ है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, यानी प्रतिधारित अर्जन की लागत। और फिफ्थ है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर फंड, यानी हास कोष की लागत। तो ये 5 इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें से सबसे जो सस्ता बताया गया है वो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को, यानी कि ऋण पूंजी की लागत को बताया गया है। आप जानते हैं कि जो डिबेंचर होते हैं उस पर हमें निश्चित ब्याज देने के बाद जो है उसे, अगर कंपनी को कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो तो भी उसे निश्चित ब्याज देना होगा। और साथ ही अगर हम बात करें कि कंपनी को जब लॉस हो तो भी उसे निश्चित ब्याज देना होता है। देखिए, अगर आप जानते हैं कि कॉस्ट का जो मीनिंग है वो क्या होगा कि अगर आप किसी से 1 लाख रुपए लेके आते हैं अपने बिजनेस के लिए और आपका फ्रेंड कहता है कि मुझे वापस 1 महीने के बाद 1 लाख रुपए कर देना, तो उसके लिए हम कहेंगे कि वो तो जीरो कॉस्ट पे ही आपको मिले हैं, क्योंकि आप 1 लाख यूज़ ले रहे हो और वापस रिटर्न भी कितना कर रहे हो, 1 लाख कर रहे हो। लेकिन अगर आपका फ्रेंड ये कहे कि 1 लाख रुपए जो आपको दिए हैं उसके लिए उसे आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो आपके लिए कॉस्ट कितनी होगी, 2,000 होगी, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वही तो होगा आपके लिए लागत। तो चलिए, सबसे पहले हम जो आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट का, यानी कि ऋण पूंजी की लागत के बारे में। राइट, देखिए, ऋण पूंजी की जो लागत होती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कह सकते हैं डेब्ट के बारे में। तो देखिए, फर्म के लिए अगर जो लॉन्ग टाइम पैसा अरेंजमेंट करना है, लंबे समय के लिए अगर पैसा चाहिए, तो वो ऋण पत्र से आसानी से क्या कर सकता है, अरेंजमेंट कर सकता है। यानी कि बॉन्ड को इश्यू करके या डिबेंचर को इश्यू करके वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस का अरेंजमेंट कर सकता है। सामान्यतः आप देखते हैं कि चाहे बॉन्ड हो चाहे डिबेंचर हो, उस पर हमें इंटरेस्ट देना होता है और वही इंटरेस्ट डिबेंचर की कॉस्ट होती है। तो जो डेब्ट ऑफ, ये आप कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल जो है ऋण पूंजी की लागत, उसमें जो कॉस्ट होती है वो अगर हम डिबेंचर की माने तो वो क्या होता है, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, जिस पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि डिबेंचर पे हमें क्या देना होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ही क्या होती है, लागत होती है। राइट, और उसके साथ ही इसमें आप देखते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में से ही कंपनी की लागत होती है। अगर इंटरेस्ट आपको सही रेट पे मिल जाता है तो वो एक तरह से सस्ता स्रोत होगा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका कॉस्ट ऑफ प्रिपेंचुअल डेब्ट, जिसे रिडीमेबल भी कहते हैं, यानी कि चिरस्थायी ऋण की लागत। चिरस्थायी ऋण की लागत का मतलब है जिसे आप जीवन काल में, कंपनी के जीवन काल में कभी भी उसे आप क्या करेंगे, आप उसे रिडेम्बल नहीं करेंगे। तो ऐसा जो डिबेंचर होता है ऐसा बहुत ही कम होता है कि आप उसी से रिडेम्बल नहीं करना हो। ठीक है, और एक होता है कॉस्ट ऑफ रिडेम्बल डेब्ट, यानी कि शोधनीय ऋणों की लागत, जिसे आपको पता है कि इस टाइम पीरियड में आपको उसका क्या करना है, उस मैच्योरिटी डेट पे आपको उसका रिडेम्बल करना है, उसे शोधन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रीपेचुअल डेब्ट की, यानी कि रिडेम्बल की। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्या होगा कि कंपनी को उसका जीवन काल पता नहीं होता है कि कब इस टाइम पीरियड में हमें उसको रिडेम्बल करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कंपनी कोई भी डिबेंचर ऐसा इश्यू करे जिसे इरिडेम्बल हो। लेकिन हम यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर टैक्स का, टैक्स से पहले। तो टैक्स से पहले आप जानते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, जो कॉस्ट होती है उसे के से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे डी का मतलब क्या हो गया, डिबेंचर। राइट, तो कॉस्ट, क्योंकि ये एक वैसे तो सी से स्टार्ट होता है कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे यूएसए इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम इसे के
से डिनोट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर पे हम क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट, क्योंकि वही हमारे लिए कॉस्ट है। अपॉन कर रहे हैं एनपी, एनपी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से परसेंटेज के लिए। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब भी आप पैसा कहीं से लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो जो आप खर्चे करेंगे, जैसे कि आपने कहीं से पैसा लिया तो उसके लिए आप अंडरराइटर यानी अभिगोपन का सब ले रहे हैं, ब्रोकरेज आ गई, दलाली का खर्चा आ गया, कुछ फ्लोटिंग चार्जेस आप पे लग गए, तो हम कह सकते हैं कि उन सबको माइनस करने के बाद आपके पास नेट अमाउंट यूज़ करने के लिए कितनी आती है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितनी अमाउंट आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो यानी कि जो भी खर्चे होंगे वो उन सबको माइनस कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं शुद्ध आय, जिसको आप यूज़ करोगे अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर सपोज दैट मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है और उस पर हम कह सकते हैं 1 करोड़ का आपने लोन लिया, उसके लिए आपके बहुत सारे खर्चे हो गए हैं, ठीक है, तो 10 लाख का आपके पास खर्चा आ गया है, तो हम क्या कहेंगे, जो यूज़ कर रहे हो अमाउंट वो आपके पास तो 90 लाख ही होगी, ठीक है, तो 90 लाख ही आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको 90 लाख के लिए आप कैसे यूज़ तो आप 90 लाख कर रहे हैं, लेकिन आपको जो ब्याज दिया जा रहा है, वो जो आप ब्याज पे करोगे या इंटरेस्ट जो पे करोगे वो 1 करोड़ के लिए आप दे रहे हो, तो 10 लाख जो आपके कम हुए वो एक तरह से खर्चे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, तो एक तरह से हमारे लिए क्या हुई, वो हमारी कॉस्ट को बढ़ाते ही हैं, क्योंकि वो खर्चे जो हैं वो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करते ही हैं। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर बिफोर टैक्स पूछा है तो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट अपॉन एनपी मल्टीप्लाई 100, राइट। तो यहाँ पे टैक्स से बिफोर है, अगर हमें आफ्टर टैक्स पता लगाना है तो आफ्टर टैक्स के बाद में हम कह सकते हैं के डी, ठीक है, के डी यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू आई इंटरेस्ट अपॉन एन पी यानी नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, और यहाँ करेंगे 1 माइनस टी। 1 माइनस टी, यहाँ पे टी का मतलब क्या हो गया, टैक्स रेट। देखिए जितना टैक्स होगा उतना इम्पैक्ट आप पर कम होगा, यानी कि अगर हमने टैक्स माइनस कर दिया तो हम पे इम्पैक्ट क्या आएगा, कम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 50% टैक्स है, 50% टैक्स लग रहा है, तो 1 माइनस हम क्या करेंगे 0.5 यानी 50% टैक्स माइनस कर देंगे, तो हम पे जो इम्पैक्ट होगा, जो हमारे ऊपर प्रभाव होगा वो 50% से कम हो जाएगा। यानी कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितना टैक्स होगा उतना इम्पैक्ट आप पे कम पड़ेगा, क्योंकि आपने टैक्स को माइनस कर दिया है। तो टैक्स माइनस करने पर हमारी जो कह सकते हैं टैक्स, जितना टैक्स है, यानी सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं 25% टैक्स मानूँ, ठीक है, तो 25% से एक बार क्या होगा कि मेरे ये 25% से मेरे ऊपर ये 25% का इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है, यानी मेरी कॉस्ट है वो कम होगी, तो इसीलिए 1 माइनस टी किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसे सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल लिया है कि 10,000 जो है वो इश्यू किए हैं, ठीक है, ये कंपनी वो 10,000 इश्यू करना चाहती है, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए, ठीक है, और 5% उस पर क्या है, डिस्काउंट है। टैक्स रेट दे रखा है 50% और फ्लोटिंग चार्जेस अभी हमने आपको बताया था कि कुछ खर्चे भी होते हैं, तो वो कितना है 2% का, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जैसे कोई भी लिमिटेड, मान लीजिए ए लिमिटेड है, वो इश्यू कर रही है 10,000, ठीक है, और 10% वाले डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट रेट कितना है 5%, ठीक है, और कंपनी पे जो टैक्स रेट है वो है 50% की, और आप कह सकते हैं फ्लोटिंग चार्जेस हैं जिसे कहते हैं निगमन लागत, यानी जो इश्यू करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कह सकते हैं लागत चार्जेस देना पड़ रहा है, वो कितना है 2%। आपको टैक्स से बिफोर और टैक्स के बाद की कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो उसके बारे में हम सॉल्यूशन करते हैं। बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। बिफोर टैक्स का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या था, आई अपॉन एन पी मल्टीप्लाई 100। आई का मतलब आप जानते हैं इंटरेस्ट, एन पी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई 100 से आपको करना है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि आपने देखा कि 10,000 के डिवेंचर थे, 100 के रेट पे इशू किए जा रहे थे, तो हमने इसकी पूरी फेस वैल्यू निकाल दी। ध्यान रखिएगा ब्याज हमेशा किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे। ब्याज किस पे निकाला जाएगा, इंटरेस्ट किस पे निकाला जाएगा, फेस वैल्यू पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10,000 के जो शेयर डिवेंचर थे वो इश्यू किए गए 100 की रेट से, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपके पास 10 लाख मल्टीप्लाई 10%, क्योंकि डिवेंचर की रेट क्या थी 10%, तो ये इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 1 लाख।
कहाँ से आया, क्योंकि देखिए फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा, इसलिए फेस वैल्यू कितनी है आपके पास 10 लाख मल्टीप्लाई 10%, तो आ गया आपका 1 लाख। नेट प्रोसीड, देखिए नेट प्रोसीड के लिए आपको पता था कि जो डिबेंचर है वो किस पे इश्यू किया जा रहा है, डिस्काउंट पे, तो इसलिए डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, फेस वैल्यू में से। अगर प्रीमियम पे इश्यू किए जाते तो क्या हो जाता, वो आपकी फेस वैल्यू में ऐड हो जाता, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख जो है वो टोटल वैल्यू है आपकी फेस वैल्यू, ठीक है, उसमें से लेस करेंगे 5% डिस्काउंट 50,000। ध्यान रखिएगा कि जो आपका फेस वैल्यू है, ठीक है, डिबेंचर का, उसी पे ही 5% का डिस्काउंट लगाएंगे, तो आप 10 लाख पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 5% तो आ जाएंगे 50,000। फ्लोटिंग चार्जेस भी 2%, ये भी फेस वैल्यू पे लगेगा, 10 लाख मल्टीप्लाई 2%। ध्यान रखिएगा सार दोनों ही आपके फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा जो कि डिबेंचर का होगा। तो 10 लाख जो था उस पर 5% निकाला डिस्काउंट तो 50,000, और 10 लाख पर 2% से निकाला फ्लोटिंग चार्जेस वो आया 20,000। तो इन दोनों अमाउंट को 50,000 और 20,000 को जब हम 10 लाख में से माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 9,30,000, 9,30,000। क्लियर है आपको। ध्यान रखिएगा इसमें जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो यही है कि जो इंटरेस्ट हुआ या आपका जो भी फ्लोटिंग चार्जेस वगैरह है वो आपकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट की जाएगी। तो फॉर्मूला अप्लाई जब हमने किया, जो हमने कैलकुलेशन के बाद इंटरेस्ट कितना आया था, 1 लाख आया था, अपॉन करेंगे आपका NP जो कि सारे डिडक्शन करने के बाद कितना आया, 9,30,000, मल्टीप्लाई से 100 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कॉस्ट कितनी आ जाएगी डिवेंचर की, 10.75%, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो अमाउंट है, जो आपने डिबेंचर है वो 10 लाख के थे, लेकिन आप यूज़ कितना कर रहे हो, 9,30,000, यानी कि जो बिजनेस में लगा रहे हो वो कितना है, 9,30,000। जो 70,000 थे वो आपने क्या किया, एक्स्ट्रा जो जितने भी खर्चे थे उसको माइनस कर दिया। तो यूज़ तो आप 9,30,000 कर रहे हो, लेकिन आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो तो पूरे 10 लाख पे आप पे कर रहे हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा खर्चे होंगे तो हम एक तरह से हमारी कॉस्ट को वो इंक्रीज़ ही करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से एक्स्ट्रा खर्चे हमारे लिए क्या करते हैं, कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया है यहाँ पे। अगर हम बात करें आफ्टर टैक्स की, आफ्टर टैक्स का बिल्कुल वही होगा, I/NP मल्टीप्लाई 100 1 माइनस टी। मैंने आपको अभी बताया था कि टी का क्या होगा कि जितना टैक्स रेट होगा उतना हम पे इम्पैक्ट कम आएगा। तो बस आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, इंटरेस्ट कितना था 1 लाख अपॉन क्या करेंगे 9,30,000, इट्स योर NP एंड मल्टीप्लाई 100 1 माइनस टी। टी कितना था टैक्स रेट क्वेश्चन में 50%, तो 0.05 लिख दिया। इसे जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो कह सकते हैं डिबेंचर की कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी 5.375%। ये कम क्यों हुई, बिफोर टैक्स में आपने देखा कि आपका आंसर था 10.75% बिफोर टैक्स में, जबकि आफ्टर टैक्स में क्या है 5.375%। ये कम इसलिए हुई किसकी वजह से, सिर्फ टैक्स की वजह से, क्योंकि जितनी टैक्स रेट होगी उतना इम्पैक्ट आपकी कॉस्ट पे यानी कह सकते हैं कॉस्ट को कम करेगा, ठीक है। अगर बाय चांस यहाँ पे टैक्स रेट आपकी होती 60% मान लीजिए, तो हम पे जो इम्पैक्ट होता वो कम कितना होगा, 60% से कम हो जाता, ठीक है, और ज़्यादा हमको कॉस्ट हमारी कम हो जाती। तो इसका मतलब है जो टैक्स रेट होती हैं वो क्या करती हैं, आपके इम्पैक्ट को, आपकी जो प्रभाव कह सकते हैं वो थोड़ा कम कर देती हैं, राइट। तो ये था हमारा अभी हमने जो डिस्कस किया था वो था आपका प्रीपेंचुअल डेब्ट की कॉस्ट निकालने का, यानी कि चिरकालिक ऋण की लागत, ठीक है, या चिरस्थायी ऋण की लागत, जिसमें हमें टाइम पीरियड नहीं पता है कि डिबेंचर को रिडेम्बल कब करना है, डिबेंचर को कब शोधन करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो रिडेम्बल डिबेंचर्स होते हैं उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करती है, यानी कि जब आपको टाइम पीरियड पता है तब आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि कंपनी को जब टाइम पता है कि इतने साल के बाद कंपनी को डिबेंचर को क्या करना है, रिडेम्बल करना है, राइट। अभी हमने उसका डिस्कस कर लिया है कॉस्ट ऑफ प्रीपेंचुअल डेब्ट का, यानी इरिडेम्बल जो डिबेंचर थे उसके बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिडेम्बल डेब्ट, यानी कि शोधनीय ऋणों की लागत। सिंपल है कि रिडेम्बल डेब्ट क्या हो गया, जिसमें आपको टाइम पीरियड पता है कि कंपनी को डिबेंचर का शोधन कब करना है, ठीक है।
तो चलिए इसके सबसे पहले इसके फॉर्मूले का डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला क्या है। KD यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, आई तो एज इट इज रहेगा, आई का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। RV का मतलब होता है कि रिडेम्बल वैल्यू, यानी कि आप कितने मतलब उस टाइम के बाद में आप कितना डिबेंचर को किस रेट पे या कैसे उसका शोधन करोगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जैसे कि एग्जांपल है कि 5 साल बाद शोधनीय है, लेकिन आप किस पे कर रहे हो, डिस्काउंट है या क्या है, तो कहने का मतलब है कि वो अमाउंट यहाँ आएगी, ठीक है, रिडेम्बल वैल्यू माइनस NP। NP हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट, जिसमें सारे खर्चे आप लेस करते हो। N का हो जाएगा टाइम पीरियड, यानी कितने टाइम पीरियड के बाद रिडेम्बल होगा। तो टाइम पीरियड क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे 5 ईयर्स आफ्टर रिडेम्बल करना है या 10 ईयर्स बाद रिडेम्बल करना है, तो N का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ जो ईयर्स है मैच्योरिटी का वो आएगा, ठीक है। RV वही रिडेम्बल वैल्यू प्लस NP अपॉन 2, यहाँ हम एवरेज निकालेंगे दोनों का। एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो जो इनिशियल था उसके साथ में जो बाद के अमाउंट आए उनको और प्लस कर अपॉन कर देते हैं 2 एवरेज निकालने के लिए। यहाँ पे हमें रेट से पता करना है, परसेंटेज से, इसीलिए मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। फुल फॉर्म जो हो गई इंटरेस्ट का, आई का क्या हो गया इंटरेस्ट, RV रिडेम्बल वैल्यू, NP नेट प्रोसीड, और N का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी, जो ईयर आएगा कि इतने साल के बाद आपको रिडेम्बल करने हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, उससे इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसका सेकंड रिडेम्बल डिबेंचर का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है कि एक कंपनी है जो इश्यू करती है 5000 डिबेंचर, 10% डिस्काउंट पे, कह सकते हैं डिस्काउंट है, 10% वाले जो डिबेंचर हैं वो 10% की डिस्काउंट पे इश्यू किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 10 ईयर्स आफ्टर रिडेम्बल, यानी 10 साल बाद उसे रिडेम्बल यानी शोधनीय करने हैं। 5% यहाँ पे फ्लोटिंग चार्जेस हैं, 50% टैक्स रेट है। सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और ऐसा ही क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स में, राइट। चलिए आपको याद होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या था, आई इंटरेस्ट था, RV रिन्यूएबल वैल्यू माइनस NP नेट प्रॉफिट अपॉन N नंबर ऑफ ईयर्स मैच्योरिटी, RV यानी कि वही सेम रिडेम्बल वैल्यू प्लस NP नेट प्रॉफिट अपॉन 2। यहाँ पे हमें इसको नीचे एवरेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई 100 रेट से करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे आई, यानी कि इंटरेस्ट कितना है। 5000 वाले डिबेंचर थे 100 की रेट से, तो 100 की रेट के थे, इसीलिए हमने यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू निकाल दी। फेस वैल्यू कितना है, 5 लाख, कितना है 5 लाख। 5 लाख पे आपने देखा इंटरेस्ट रेट कितनी थी डिबेंचर की, 10%, तो 5 लाख पे जब आप 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 50,000, यानी कि 50,000 आ गया आपका इंटरेस्ट, राइट। RV यानी कि रिडेम्बल वैल्यू के लिए कहा है कि क्या कहा है कि आपको 10 साल के बाद ये शोधने होंगे, तो वही हमारे जो 5 लाख रहेगा वो क्या रहेगा, फेस वैल्यू ही आपका क्या है, रिडेम्बल वैल्यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें क्या कह सकते हैं कि 5 लाख 10 साल बाद वो सम मूल्य पर ही शोधनीय है। सम मूल्य का मतलब है एट पार पे ही अगर वो रिडेम्बल हो रहे हैं, तो फेस वैल्यू ही उसका क्या होगा, रिडेम्बल वैल्यू। क्लियर है आपके। NP यानी कि फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर आपका दे रखा है कितना था, 5 लाख। हमने NP अभी कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने प्रीपेचुअल डिबेंचर जब कैलकुलेशन किया, सेम ही प्रोसेस वही रहेगा जो अभी हमने पहले वाले मेथड में सॉल्व किया था। तो देखिए फेस वैल्यू लिखा हमने 5 लाख, ठीक है। 5000 के जो डिबेंचर थे वो 100 की रेट, 100 की रेट पे इशू किए जा रहे थे, इसीलिए इसका फेस वैल्यू कितना होगा, 5 लाख। डिस्काउंट कह रहा है 10%, 10% डिस्काउंट है, इसीलिए फेस वैल्यू 5 लाख पे आप क्या निकालोगे, 10%, तो क्या आ जाएगा, 50,000। अगर यहाँ पे प्रीमियम होता तो ऐड हो जाता, क्लियर है आपको। अगर यहाँ पे 10% प्रीमियम होता तो 5 लाख 10 ये 50,000, 5 लाख 50,000 यहाँ पे हो जाता, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट है, इसीलिए डिस्काउंट क्या होगा, लैप्स होगा, ठीक है। बात करते हैं लेस फ्लोटिंग चार्जेस का, 5%। 5 लाख पे जब आप 5% निकालेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाई 5%, तो ये आ जाएगा 25,000। इन्हीं खर्चों को, इन्हीं एक्सपेंडिचर को सारे को लेस करने के बाद जो नेट प्रोसीड होती हैं, यानी आप कितनी अमाउंट को यूज़ कर पाएंगे, 4,25,000, यानी कि आपको यूज़ करने के लिए अमाउंट कितनी मिली है, 4,25,000 नेट प्रोसीड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट कितना था आया था क्वेश्चन में, 5 लाख पे 10% लगाया, तब इंटरेस्ट आपका आ गया था 50,000।
आर भी, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं 10 साल के बाद एट पार पे उसे रिडेम्बल करूंगा। एट पार वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दे रखा होगा एट पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, तो वो इसमें दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो वो यहाँ पे फेस वैल्यू यानी कि जो 5 लाख है वही रिडेम्बल वैल्यू होगी। माइनस हमने नेट प्रोसीड अभी हमने कैलकुलेट किया था 4,25,000 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे अपॉन करेंगे एन कितना है, 10 साल के बाद रिडेम्बल हो रहे हैं, इसलिए एन कितना आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स मैच्योरिटी 10 ईयर्स, ठीक है। अपॉन करेंगे सेम ही 5 लाख प्लस 4,25,000 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100, इसका सॉल्यूशन करेंगे देन कम्स टू 12.43%। सपोज दैट क्वेश्चन में ये भी हो कि आपको आफ्टर टैक्स वाला भी निकालना है, तो सिंपल है कि आफ्टर टैक्स में जो अमाउंट आई है आपको बिफोर टैक्स वाली उसको 1 माइनस टी करना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि टी टैक्स रेट जितना होगा उतना ही इम्पैक्ट आप पे कम आएगा। तो टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखी थी 0.50% थी, हमने 0.5 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे 12.43 को मल्टीप्लाई 0.5 से तो आ जाएगा 6.21%। आपने देखा कि टैक्स से पहले आपकी रेट कितनी आ रही है 12.43%, ठीक है, यानी 12.43%, और आफ्टर टैक्स कितनी आ रही है 6.21%। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं कि आफ्टर टैक्स आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जितना टैक्स होता है उतना ही इम्पैक्ट आप पे कम आता है, आपकी कॉस्ट को कम कर देता है, ठीक है। तो टैक्स के बाद जो अमाउंट जो आप कह सकते हैं हमारी कॉस्ट आई है वो हमारी कम आई है, किसके कंपैरिजन में, जो बिफोर टैक्स था। तो ये बिफोर टैक्स 12.43% था, आफ्टर टैक्स आ गया 6.21%। तो ये आपकी आ गई है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का, ठीक है, कॉस्ट आ गई है। तो ये इस कंपनी की कॉस्ट रहेगी डिबेंचर की, तो ये हमने कैलकुलेट किया है, राइट।